हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। हमने ये देखा था कि करंट सोर्स के सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तब हम क्या करेंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तब उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए वो क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पर मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो इस सर्किट डायग्राम में आपको क्या बताना है कि इस ब्रांच में, ठीक है ना, इस ब्रांच में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि नोडल एनालिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैंने नोडल एनालिसिस को ही ज्यादा प्रेफर किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आप बहुत ही कम समय में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को अगर आप केवीएल और केसीएल के थ्रू सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकन होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे तो फिर जाके वो कहीं सॉल्व होगा। लेकिन आप नोडल एनालिसिस के थ्रू जाओगे तो मिनिमम एक या दो या तीन इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या होगा आपका आसानी से इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोडल एनालिसिस जब लगाओगे तो नोडल एनालिसिस के लिए आपको प्रिंसिपल नोड की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देखो कि कहाँ कहाँ प्रिंसिपल नोड है। तो प्रिंसिपल नोड क्या होता है कि जहां पे क्या हो कि दो से अधिक ब्रांचें आपस में क्या हो, वहां पे कनेक्टेड हो, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल नोड दिख रहा है और एक आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपका क्या है, प्रिंसिपल नोड है, और ये भी पॉइंट आपका क्या है, प्रिंसिपल नोड है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि ग्राउंडेड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इस नोड को हम क्या करते हैं, ए नाम दे देते हैं, नोड ए। और इस नोड को मैं क्या करता हूं, नोड बी नाम दे देता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ V1 है, और यहाँ का जो वोल्टेज आ रहा है आपका क्या है, इस नोड का वोल्टेज मैंने मान लिया है क्या, V2 है। तो चूंकि यहाँ पे दो नोड है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दो केस में सॉल्व करेंगे। तो केस वन में हम क्या करेंगे कि नोड ए को लेके चलेंगे, और केस टू में हम नोड बी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए केस वन की बात करते हैं। तो केस वन मतलब एट नोड ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा केस वन है। केस वन मत लिखो, एट नोड ए पे हम क्या करते हैं, नोड ए पर हम क्या कर रहे हैं, नोडल इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम नोड ए पर नोडल इक्वेशन लिखने जाएंगे तो उस केस में इस नोड का जो वोल्टेज होगा वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे हाई वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। बाकी जो अदर वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज क्या होगा, लो वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इस नोड का भी वोल्टेज लो वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा? तो हाँ करेगा। कब तक करेगा? जब तक आप इस नोड ए के लिए आप नोडल इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप नोड ए के लिए नोडल इक्वेशन लिख रहे होगे तो बाकी जितने सारे वोल्टेज हैं वो क्या करेंगे, एक तरफ से लो वोल्टेज की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो ये सबसे हाई वोल्टेज है, तो इसका मतलब हाई वोल्टेज से ही करंट फ्लो होती है लो वोल्टेज की तरफ, क्लियर ना। तो ये हाई वोल्टेज है और इस ब्रांच को मैं क्या कर ले रहा हूं, ग्राउंडेड मान लूंगा। तो इसका मतलब इससे चारों जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड है उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरह दिखा दिया कि यहां से ये करंट और इधर से इधर करंट और ये करंट फ्लो हो रही है, क्लियर। तो अब इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रांच में बहने वाली करंट का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। तो इक्वेशन लिखने का स्टाइल क्या होता है, I इक्वल टू वी अपॉन आर से लिखते हैं ना, मतलब वोल्टेज डिफरेंस अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस स्टाइल को हम फॉलो करेंगे। तो देखो इस ब्रांच में बहने वाली करंट लिखना है आपको, तो क्या करोगे, सबसे पहले हाई वोल्टेज लिखो। हाई वोल्टेज आपका क्या है, V1, ठीक है। माइनस क्या करता हूं मैं कि लो वोल्टेज लिखता हूं। लेकिन लो वोल्टेज कैसे लिखता हूं, लो वोल्टेज को मैं उसकी पोलैरिटी के साथ लिखता हूं। पोलैरिटी मुझे कैसे पता चलती है कि इस नोड की तरफ उस वोल्टेज सोर्स का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, क्लियर। तो देखो नोड ए की बात कर रहा हूं, तो इस नोड से
इस वोल्टेज सोर्स का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे जो लो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +10 होगी। क्लियर, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिखता हूं +10, ठीक है। अभी मैं ब्रैकेट में रहने देता हूं, ओके। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस मैंने लिख दिया। अब इस ब्रांच में कितना टोटल रेजिस्टेंस है उससे मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ। तो टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच में कितना है, 2 और 1 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसा होता है, R1 + R2। तो 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना देगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 + 1 लिख देता हूँ आपको शो करने के लिए, ठीक है ना। अब प्लस इस ब्रांच की करंट मैंने लिख दिया। अब मुझे लिखना है इस ब्रांच वाले में करंट। तो इस वाले ब्रांच में करंट कैसे लिखोगे, तो ये आपका हाई वोल्टेज है और यहाँ पे आपका क्या है, लो वोल्टेज। तो सबसे पहले हाई वोल्टेज लिखो V1 माइनस लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज ये आपका 20 है ना। तो इस 20 वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल इस नोड की तरफ है, तो देख रहे हो माइनस टर्मिनल में है, तो इसलिए -20। क्लियर, और अपान, अब कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो अपान हो गया। अब यहाँ पे -0 भी लिख सकते हो, अगर ये ग्राउंडेड ले लोगे तो -0 लिख दोगे, तो लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां तक सही है। अपान, अब इस ब्रांच में कितना टोटल रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच में देख लो टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या है, 3 है। तो इसलिए यहाँ पे 3 से डिवाइड हो गया। अब देख रहे हो कि इस ब्रांच में भी करंट फ्लो हो रही है इस नोड से, ठीक है ना। 3 ब्रांच है तो 3 करंट फ्लो हो रही होगी ना। तो इसको प्लस के साथ लिखो, तो प्लस। तो सबसे हाई वोल्टेज इस समय अभी कौन है आपका, V1 है। तो इसलिए यहाँ पे V1 माइनस, बाकी सब लो वोल्टेज है ना। तो सबसे पहले आपका ये वोल्टेज पड़ा, तो इस वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल इस नोड की तरफ है, तो आप देख लो प्लस टर्मिनल है। तो इसलिए ब्रैकेट में इसके साथ लिखो +13 वोल्टेज, ठीक है ना, 30 वोल्ट। अब उसके बाद ये नोड का वोल्टेज है, इस नोड पे वोल्टेज कितना है आपका, V2 है। तो इसको क्या करो, -V2 लिख दो, ठीक है ना। क्या कर दोगे आप, -V2। और अपान में इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो इस ब्रांच में आप देख रहे हो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। तो ये लो 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 2 वोल्टेज को माइनस किया हुआ है। एक 30 वोल्ट को इसका प्लस टर्मिनल इधर था, तो इसलिए 30 माइनस कर दिया। और -V2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस नोड का भी वोल्टेज तो V2 हमने माना हुआ है ना, तो इसलिए V2 को मैंने माइनस कर रहा हूं। तो माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर नोड वोल्टेज लिया होगा तो वो कुछ इस तरह रहा होगा। यहाँ पे मैंने प्लस दिखाया होगा और यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, माइनस दिखाया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस क्या है, इस नोड की तरफ है। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख दिया हूँ ना, इस फॉर्मेट में अगर लिखूं तो प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, इस तरह V2 लिखा होगा। तो जब ब्रैकेट सॉल्व किया होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया होगा, सिंपल सी बात है। तो चलो मैं इसी तरह दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो गया। और इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस आपका 4 था, इसलिए मैंने 4 से क्या कर दिया, उसमें डिवाइड कर दिया। अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि तीनों ब्रांच में हमने करंट निकाल लिया। तो इसलिए टोटल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, V1 -10/3 प्लस V1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +20 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, प्लस V1 प्लस माइनस माइनस होता है तो 30 और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका V2 अपॉन क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इक्वेशन आप बना लो 1। क्लियर, लेकिन अगर इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करके आप लिखोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखता हूं मैं। तो V1 कॉमन लेता हूं, तो V1 यहाँ पे है, V1 यहाँ पर भी है, V1 यहाँ पे भी है। तो जब टोटल कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1/3 यहाँ से बचेगा, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी +1/3 बचा, और यहाँ से देखोगे तो क्या बचेगा, +1/4 बचा। इस तरह ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ इसको। क्लियर, अब क्या है, V2 है, तो V2 माइनस के साथ है, तो इसलिए -V2 अपॉन क्या हो गया, 4। क्लियर, अब देखो ये माइनस
10/3 है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ प्लस इक्वलिटी के उस साइड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्लस 10/3, ठीक है। इसी तरह इस ये 20/3 को मैं इक्वलिटी को उधर ले गया तो -20 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह -30/4 को भी मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, तो माइनस था तो इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा +30/4। इसको भी मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ एक बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको भी मैं इक्वेशन 1 ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही है ना, दोनों क्या है इक्वल इक्वेशन है। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे। मैंने इस इक्वेशन को लिखने के लिए इतना कैलकुलेशन किया ना, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इस लाइन को डायरेक्ट लिख सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे लिखोगे। तो डायरेक्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि आप किस नोड पे कैलकुलेशन कर रहे हो पहले। तो मैं नोड किस पे कर रहा हूँ, नोड ए पे कर रहा हूँ, तो इसलिए उस नोड का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज कितना है V1, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या करना है, उस नोड से जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं आपके, ठीक है ना, उस रेजिस्टेंस का क्या करना है 1 करके सम कर देना है। तो देखो इस नोड से कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 2 और 1 मिलके 3 हो गया ना। तो देखो 1/3 प्लस यहाँ पे भी 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इसलिए 1/3, फिर देखो प्लस करके इस नोड से कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इसलिए 1/4। क्लियर, और कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है तो ये हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब चूंकि इस सर्किट में 2 नोड है, एक V1 एक नोड है और एक दूसरा आपका क्या है B नोड है, तो B नोड पे भी कोई वोल्टेज रहा होगा जिसको मैंने यहाँ पे किससे दिखाया हुआ है V2 से दिखा हुआ है। तो इसलिए माइनस दूसरे नोड का वोल्टेज, ठीक है V2, और नोड A और नोड B के बीच में जो म्यूचुअल रेजिस्टेंस है उससे मैंने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया है, तो -V2/4, ठीक है। आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। जब भी 2 नोड होंगे या 3 नोड होंगे तो सबसे पहले जिस नोड के लिए कैलकुलेशन कर रहे होगे उस नोड का वोल्टेज लिखोगे और उस नोड से जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उनको 1 करके सम कर दोगे, फिर माइनस करोगे और जो दूसरा नोड रहा होगा उसका वोल्टेज और उन दोनों नोड के बीच में जो रेजिस्टेंस रहा होगा उससे क्या कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए देखो V2 था और V2 और V1 के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ था 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसलिए -4 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर। अब इक्वलिटी की इधर देखो मैं कैसे लिखा हूं, इक्वलिटी के इधर मैंने क्या लिखा है 10/3, तो 10 कहां पे यहाँ पे ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस नोड के लिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस नोड का अगर वोल्टेज, इस नोड से अगर कोई वोल्टेज सोर्स का प्लस टर्मिनल लिखा हुआ है जुड़ा हुआ है तो उस प्लस टर्मिनल के साथ, मतलब अगर प्लस टर्मिनल है तो प्लस के साथ 10 और वोल्टेज सोर्स और इस नोड के बीच में जितना रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि अगर उस नोड की तरफ वोल्टेज सोर्स का प्लस टर्मिनल लिखा होगा, प्लस टर्मिनल जुड़ा होगा, तो प्लस के साथ उसको लिखोगे उस वोल्टेज को, और उस नोड और उस वोल्टेज सोर्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा उससे मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो देखो 2 और 1 रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में था तो दोनों को जोड़ दिया, तो मतलब कितना आ गया 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 10/3। अब देखो -20/3 लिखा हूं, -20/3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस नोड से यह वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है लेकिन इसका माइनस टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो इसलिए -20, ठीक है, और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ वो कितना लगा हुआ है 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए -20/3। क्लियर ना। ठीक उसी तरह इसी नोड से यह वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है और उसका क्या है प्लस टर्मिनल इस साइड है, ठीक है ना, नोड की तरफ है, तो इसलिए +30 और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए +30 बाई कितना हो गया 4। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। तो ये प्रैक्टिस पे आएगा, ठीक है ना। आप पहले इस तरह लिखना सीखो,
इसको सॉल्व करके जब इस तरह लिख लोगे तो आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कैसे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं सबसे पहले यही लिख देता, मैं ये नहीं लिखता। क्लियर? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था। अब मैं बात करता हूँ नोड बी पे। तो मैंने ये नोड ए के लिए कैलकुलेशन किया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं नोड बी के लिए। तो देखो, एट नोड बी, अब नोड बी पर हम क्या करेंगे, नोडल इक्वेशन लिखेंगे। तो जब नोड बी की बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में, इस केस में ये वोल्टेज अब हाई वोल्टेज की तरफ बिहेव करेगा और बाकी सारे जितने भी सर्किट में वोल्टेज दिख रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, अब लो वोल्टेज की तरफ बिहेव कर रहे होंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले आपका क्या है, हाई वोल्टेज लिखो V2, ठीक है। तो अच्छा, ये जब हाई वोल्टेज हो गया और बाकी सब लो वोल्टेज है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट से क्या होगी, सारे इस पॉइंट से जितने भी ब्रांच कनेक्टेड होगी उसमें करंट क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है ना। इस पॉइंट से जितनी भी ब्रांच कनेक्टेड होगी उसमें करंट फ्लो होगी। तो इसकी डायरेक्शन देखो इधर हो गया, क्योंकि इधर हाई वोल्टेज है और इधर लो वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट गई इस ब्रांच में करंट। ठीक उसी तरह इस ब्रांच में करंट क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी, और उसी तरह इस ब्रांच में भी करंट क्या होगी, इस तरफ फ्लो हो रही है। क्लियर? अब इस करंट की डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, नोड बी पे कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो किसी एक टाइम पर ही हमको दिखाना है, ठीक है ना, जिसके लिए आप कैलकुलेशन करोगे उसी के लिए ही दिखाओगे। तो अब नोड बी के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन को दिखा दिया और इसकी डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो देखो, आप सबसे पहले इस ब्रांच के लिए करंट लिख रहे हो, तो इस ब्रांच के लिए करंट कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले देख रहे हो कि इस ब्रांच में आपको करंट लिखना है, तो ये सबसे हाई वोल्टेज है तो इसलिए V2, ठीक है, माइनस आपको लो वोल्टेज लिखना है। लेकिन लो वोल्टेज लिखने का स्टाइल क्या है, आप देखोगे कि साइन के साथ लिखोगे ना, तो क्या देखोगे आप कि इस नोड से इस वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, तो देख रहे हो इस नोड से इस वोल्टेज का माइनस टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा आपका -50 होगा, ठीक है। और बाकी कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच में कितना है, टोटल इस ब्रांच में रेजिस्टेंस आपका 6 है, ठीक है। तो ये आपका मिल गया, इस ब्रांच में बहने वाली करंट की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, ठीक है ना। प्लस अब बात करोगे आप इसकी कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच में करंट का मान आपको दिया हुआ है पहले से, ठीक है ना। और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब करंट सोर्स के साथ सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तब क्या करना चाहिए, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, तो आप वहां से आप देखोगे। तो मैं इस केस में इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूं, लोड के लिए कर रहा हूं, न कि मैं इस करंट सोर्स के लिए कर रहा हूं। तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे करंट पहले से ही दी गई है ना इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में मुझे करंट पहले से पता है, वह है कितनी, 40 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है, और मेरी जो मैंने माना है कि नोड से करंट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए जब डायरेक्शन सेम है तो इसलिए +40 होगा, ठीक है ना। अगर सपोज करो ये मैंने डायरेक्शन नीचे दिखाया था और ये करंट की जो डायरेक्शन है वो मान लो ऊपर की तरफ होती, तो यहां पे कौन सा साइन आता, -40 आता। क्लियर? तो इस ब्रांच की करंट मैंने यहां पे लिख दिया। अब बचा इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो क्या करना है, प्लस। तो सबसे पहले क्या करना है, हाई वोल्टेज आपको क्या है, V2, माइनस लो वोल्टेज लिखना है। तो लो वोल्टेज लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, आप देखोगे कि इस नोड से ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, तो आप देख रहे हो माइनस टर्मिनल है कनेक्टेड, तो इसलिए यहां पे माइनस के साथ इसके वो लिखोगे माइनस कितना, 30 वोल्ट। क्लियर? और कोई वोल्टेज सोर्स है और कोई वोल्टेज कनेक्टेड है, तो देख लो V1 है, ठीक है ना, V1 नोड ए पे है ना, उसका वोल्टेज है। तो V1 की पोलैरिटी कैसी रही होगी,
यहाँ पे प्लस रहा होगा, यहाँ पे माइनस रहा होगा। तो देख रहे हो कि प्लस जो है इसकी तरफ है, तो इसलिए माइनस ब्रैकेट में प्लस क्या हो जाएगा आपका V1। क्लियर। V1 भी अब इस समय क्या है, लो वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि हम नोड बी पे नोडल इक्वेशन एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो बाकी सारे वोल्टेज जितने होंगे वो लो वोल्टेज की तरह बिहेव करेंगे। तो अब इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। तो इसलिए यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इस नोड पे 3 ब्रांच कनेक्टेड थी, तो तीनों ब्रांच की करंट हमने अलग अलग लिख ली और सबको ऐड कर दिया। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V2 प्लस 50/6 प्लस 40 प्लस V2 प्लस 30 प्लस 30 माइनस V1 अपान क्या जी 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें, थोड़ा सा और सॉल्व करके अगर लिखोगे तो देखो क्या मिल रहा है आपको शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये V2 आप कॉमन कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 1/6 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1/4। क्लियर। अब देख लो कि माइनस V1, तो माइनस V1 और ये कितना हो गया 1/4 हो गया। क्लियर। और बाकी जो है सबको हम क्या कर रहा हूं मैं कि सबको मैं इक्वल के उस साइड ले जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं 40 को ले जा रहा हूं, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे -50। अब यहां से इसको ले जा रहा हूं तो कितना हो जाएगा -50 अपॉन कितना जी 6। और क्या हो गया, जब इसको मैं इक्वलिटी के उस साइड ले जाऊंगा तो क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा -30 अपॉन कितना 4। इसको मैं कर रहा हूं बॉक्स में। अब देखो ये मेरा है क्या, अगर आपको नोडल इक्वेशन में प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो आप क्या करोगे कि इस लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखोगे, तो ये भी इसको भी मैं मान लेता हूँ कि ये भी आपका क्या है इक्वेशन 2 है, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को कैसे आप डायरेक्ट लिखोगे, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, वही जो अभी मैंने पीछे बताया। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि मैं किस नोड पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि नोड बी पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इसलिए नोड बी का वोल्टेज, तो नोड बी पे वोल्टेज कितना था V2। अब उस नोड से कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनको क्या करना है, मुझे 1 अपान करके लिखना है, ठीक है, और सबको क्या कर देना सम करना है, यही तो करना है। तो देखो इस नोड से सबसे पहले हमको दिखा कि 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 1/6। दूसरा दिख रहा है हमें कि इस नोड से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसलिए 1/4। और आपको दिख रहा है कि इस नोड से 5 ओम का भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे 5 ओम का कहीं भी मैंने उसको लिखा हुआ नहीं दिखा है, ठीक है ना, मतलब मैंने इस रेजिस्टेंस को इस कैलकुलेशन में कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं आ रहा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे फॉर्म में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। क्यों नहीं आ रहा है मैं एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि यह जो रेजिस्टेंस है यह करंट सोर्स के साथ क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना, और हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लोड के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें करंट पहले ही पता है इस ब्रांच में, ठीक है ना, तो इसलिए हमें 1/5 करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो दूसरा नोड है वो भी कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो दूसरा नोड कौन है हमारा V1। तो V1 का वोल्टेज, दूसरा नोड हमारा A है ना, तो A का वोल्टेज कितना है V1, तो इसलिए माइनस के साथ V1 अपॉन इन दोनों नोड के बीच में जो रेजिस्टेंस है टोटल उसको मैंने यहाँ पे उससे डिवाइड कर दिया, तो -V1/4 हो गया। क्लियर। इक्वल टू, अब क्या लिखना है, अब देख रहा हूं कि इस नोड से ये करंट क्या है दूर जा रही है, तो इसलिए -40। क्लियर। और दूसरा, अब इस नोड से
देख लो कि ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इसलिए -50 और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 है, तो -50/6। क्लियर। ठीक उसी तरह इस नोड से देख रहे हो कि ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इसलिए -30 और इस नोड और जो इसके बीच का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस भी तो जुड़ा है ना, कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए 4 ओम के रेजिस्टेंस से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो आपको डाउट थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि सर ये -40 क्यों हो रहा है, तो इसको भी मैंने बहुत पहले बताया था, जब मैं नोडल एनालिसिस का पार्ट 1 या पार्ट 2 जब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। और ये कहाँ से आ रहा है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने से ही तो आ रहा है ना, अपने से थोड़ी लिख दिया। तो ये है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। तो किसी नोड पे आपको नोडल इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले उस नोड का वोल्टेज लिखिए, उस नोड से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उनको 1 करके सम कर दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा केयर करिएगा कि अगर उस कोई करंट सोर्स लगा हो और उसके साथ में सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो उसको आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। ठीक है ना। फिर माइनस करके क्या लिखोगे, दूसरा नोड है उसका वोल्टेज लिखोगे और उन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। फिर उसके बाद इक्वलिटी के इधर क्या लिखोगे, अगर उस नोड से करंट दूर जा रही थी तो उसको माइनस के साथ लिखोगे, तो -40 हो गया। दूसरा, इस नोड से अगर कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और उसका माइनस टर्मिनल अगर कनेक्टेड है, तो इसलिए -50/6। ठीक है ना। जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसका साइन यहाँ पे होगा। और फिर इसी नोड से देख रहे हैं हमारा 30 वोल्ट का वोल्ट भी कनेक्टेड है, लेकिन उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसलिए -30 और उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस था उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे और यहां से आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि V1 की वैल्यू कितनी आई और V2 की वैल्यू कितनी आई। ठीक है ना। तो V1 और V2 की वैल्यू आपको जब पता चल जाएगी, तब आप इस ब्रांच की करंट को बता सकते हो। तो कैसे बताओगे इस ब्रांच की करंट को, तो इस ब्रांच के करंट का इक्वेशन क्या होगा, अभी मैंने लिखा था। कैसे लिखा था मैंने, कि ये हाई वोल्टेज मैंने लिया था ना इसको, तो क्या लिखा था मैंने, इस ब्रांच की करंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी जगह। तो इस ब्रांच की करंट को मैंने कैसे लिखा था, हाई वोल्टेज V2 माइनस लो वोल्टेज कितना था हमारा, -50 था, तो इसलिए -50 अपॉन इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 6 है। ठीक है। तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो V2 प्लस कितना मिल जाएगा आपका 50 अपॉन कितना मिल जाएगा 6। तो जब V2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो V2 यहाँ पे रख दोगे, तो आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि V1, V2 और I की वैल्यू कितनी आई। ठीक है ना। ओके।